सुप्रभात बच्चों। शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बकरीवा अनजानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान पाठ 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन प्रजनन किस तरीके से होता है। नर जनन अंग के बारे में पढ़ा था हमने कि पुष्पी पादप में नर जनन अंग कौन सा होता है, नर जनन अंग कौन सा होता है, तो उसमें हमने देखा था पुंकेसर, ठीक है। मादा जनन अंग में हमने देखा था अंडाशय, स्त्री केसर। अब देखिए पुंकेसर और स्त्री केसर में हमने ये देखा था कि पुंकेसर के अंतर्गत कौन था, परागकोश था, परागकोश और तंतु, यह 2 भाग पाए जाते थे पुंकेसर के अंतर्गत। स्त्री केसर के अंतर्गत हमने 3 भाग देखा था, वर्तिकाग्र, वर्तिका और तंतु, ठीक है। यह वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तंतु हो रहा है, अंडाशय, यह 3 भाग स्त्री केसर के अंतर्गत आया था। पुंकेसर के अंतर्गत यह 2 भाग थे, परागकोश और तंतु। परागकोश के अंतर्गत हमने देखा था कि छोटे छोटे बहुत सारे पराग कण पाए जाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि परागण की प्रक्रिया हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, परागण की प्रक्रिया क्या है, या परागण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत परागकोश से परागकण स्थानांतरित होकर के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर चला जाता है। यानी हमने चित्र के द्वारा भी देखा था कि ये इस तरीके से जो है ये क्या है, वर्तिकाग्र, ठीक है। अब यहाँ से यह परागकण स्थानांतरित होकर के कहाँ चला गया, इसके वर्तिकाग्र पर चला गया, और बाद में यह निषेचन की प्रक्रिया होगी। यह क्या होगा, परागकण कहाँ चला जाएगा, अंडाशय में जाएगा और वहां से निषेचित हो जाएगा, और अंडाशय विकसित होकर के फल का निर्माण करता है, और इसी के अंतर्गत बीजांड होता है, वह बीजांड विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम परागण के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। परागण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण के अंतर्गत एक ही पौधे का, ध्यान से देखिए, एक ही पौधे का यह पुष्प है, इस पुष्प का वर्तिकाग्र पर ही स्थानांतरित होना, यानी परागकण का इसी के पुंकेसर से, यानी इसी के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया स्वपरागण कहलाता है। यानी स्वयं से उसी पौधे में उसी पौधे में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। परपरागण के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, परपरागण के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि परपरागण में 2 अलग अलग पौधे होते हैं जिसमें पराग कणों का स्थानांतरण अलग अलग पौधों से होता है, यानी कि दूसरे पौधे का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, या इस पौधे का परागकोश से परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। यह क्या कहलाता है, परपरागण। समझ में आ गया, स्वपरागण और परपरागण। परागण के हमने कारक बताए थे, कौन कौन से कारक होते हैं, कीट परागण होते हैं, वायु परागण होता है और जल परागण होता है। यह मुख्यतः 3 परागण होते हैं, ठीक है। प्रस्फुटन भी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, परागण की क्रियाएं होती हैं, यानी पौधे का नया निर्माण होता है। प्रस्फुटन इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं क्या होता है। आप देखते ही होंगे कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो क्या होते हैं कि पक जाने के बाद उनकी फली जो होती है वो फट जाती है। जैसे आप सरसों जानते हैं, मटर जानते हैं, चना जानते हैं, एक होता है इनकी फली क्या होती है, फट जाती है, यानी फली फैल जाएगी और उसमें जो बीज होंगे वो गिर जाएंगे। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रस्फुटन कहते हैं। यानी कि प्रस्फुटन फली के फूटने की प्रक्रिया, टूटने की प्रक्रिया, जिससे बीज क्या हो जाता है, गिर जाता है, और बीज जैसे ही गिर जाएगा क्या होगा,
नए पौधे का निर्माण वहां पर हो जाएगा। आप देखेंगे कि सरसों जब हम किसी एक खेत में बो देते हैं तो वह साल 2 साल के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिक उसमें 2 3 4 पौधे, 10 पौधे, 20 पौधे ऐसे क्या हो जाएंगे, अपने आप उग जाते हैं। उगने का कारण क्या है, हम कहते हैं कि बीज यहाँ कहाँ से आ गया, कारण यही है वहां पर कौन सी प्रक्रिया हो जाती है, प्रस्फुटन हो जाती है। इस प्रस्फुटन के कारण क्या होता है कि बीज जो है वहीं गिर जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि पौधे में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे हम इस प्रक्रिया को देखते हैं। आगे हम देखेंगे परागकण की संरचना। परागकण की संरचना, परागकण की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें परागकण की संरचना क्या होती है, हम देखते हैं कि एक गोलाकार होता है परागकण। ठीक, इसमें मुख्यतः 2 कोशिकाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट संरचना बना करके दिखा रहे हैं। ठीक, इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं, 2 परतें होती हैं। बाहरी परत को बाह्य चोल कहते हैं, बाह्य चोल। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्साइन। आंतरिक परत को अंतःचोल के नाम से जाना जाता है, अंतःचोल, अंतःचोल, इंटाइन। ठीक है, यह होता है आपका जनन कोशिका, जनन कोशिका, और यह होता है आपके कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। ध्यान से देखिए, अंतःचोल जो होता है ये आखिरी का जो है, ये अंदर का जो भाग या लेयर है, यह सतह अंतःचोल जो होता है इसको पोषण प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, अंतःचोल क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, पोषण, पोषण देता है किसको, परागकण के अंदर जो जनन कोशिका, कायिक कोशिका है उसको क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, अंतःचोल। बाह्यचोल जो होता है इसको सुरक्षा प्रदान करता है, ध्यान दीजिए, सुरक्षा प्रदान करता है कौन, बाह्यचोल। और जो परागकोश की बाहरी सतह है उस सतह को तोड़ने का कार्य करता है बाह्यचोल। उस सतह को क्या करेगा, जब जब बहुत सारे परागकण परिपक्व हो जाएंगे तो उस बाह्यचोल जो है वो किसके, परागकोश के सतह को तोड़ने का कार्य करता है। इसमें एक केमिकल पाया जाता है स्पोरोलेनिन, स्पोरोलेनिन। इस स्पोरोलेनिन केमिकल से, रसायन पदार्थ के कारण ही यह क्या करते हैं कि परागकोश के बाहरी परत को तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, यह आप देखेंगे परागकण की संरचना। यह जो जनन कोशिका होती है, यह जनन कोशिका जो है अंडाशय में मिलती है। ठीक, यहां से जैसे ही परागकण ये पूरा आएगा, इसमें 2 कोशिकाएं होंगी, इस नलिका के माध्यम से ये किसमें चला जाएगा, बीजांड में चला जाएगा। ठीक है, बीजांड में चला जाएगा। अब बीजांड में जैसे ही जाएगा, यहाँ पर जो होगा वह अंड कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है, अंड कोशिका। इस कोशिका से यह जनन कोशिका आकर के क्या हो जाता है, संलयित हो जाता है। कौन सी कोशिका, यह जनन कोशिका इस अंड कोशिका से आकर के संलयित होता है और निषेचन की प्रक्रिया को संपूर्ण करता है, निषेचन की प्रक्रिया को संपूर्ण करता है। ये ध्यान दीजिएगा कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि लैंगिक जनन की अवस्थाएं, मुख्यतः 3 अवस्थाएं या 3 घटनाएं होती थी, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत इसमें देखिए जो जनन कोशिका और कायिक कोशिका आती हैं, इसके अंतर्गत जब वो अंड कोशिका से जनन कोशिका संलयित होता है तो उस घटना को हम निषेचन कहते हैं। अब इसके बाद यह क्या करेगा, भ्रूणोद्भव का निर्माण होगा, यानी भ्रूण का उद्भव होगा। ठीक है, भ्रूण का क्या होगा, भ्रूण का उद्भव होगा, यानी भ्रूण का निर्माण होगा। उस भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं हम निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत आता है। और इस भ्रूण के निर्माण के यानी भ्रूण के उद्भव की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था भ्रूणोद्भव क्या होता है। ठीक है, आगे हम जानेंगे। आपको यह समझ में आ गया कि परागकण की संरचना, परागकण की संरचना में कहीं से कोई समस्या हो तो एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई समस्या हो तो आप हमारे से व्यक्तिगत पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके लिए आप हमें मैसेज करें और इसको बताएं कि कहाँ पर कोई समस्या आ रही है, तो उसको हम बेहतर करने का और प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बाह्यचोल जो होता है उसको इंग्लिश में एक्साइन कहते हैं, या सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। इसमें स्पोरोलेनिन नामक एक केमिकल पाया जाता है। कौन सा केमिकल पाया जाता है, स्पोरोलेनिन।
स्पोरोलेनिन, स्पोरोलेनिन नामक का एक रसायन पदार्थ पाया जाता है। इस रसायन पदार्थ के कारण यह करते क्या है कि पराग कोश का जो भाग होता है उस पराग कोश के बाहरी सतह को ये तोड़ने का कार्य करते हैं। सारे परागकण मिल करके पराग कोश के बाहरी परत को तोड़ने का कार्य करते हैं। जब परागकण परिपक्व हो जाता है तब इस स्पोरोलेनिन केमिकल से वह क्या करता है, पराग कोश के बाहरी परत को तोड़ने का काम करता है, बाहरी परत को तोड़ता है। ठीक है, पहला यह हो गया सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरा पराग कोश की बाहरी परत को तोड़ने का काम करता है। किसकी सहायता से? स्पोरोलेनिन की सहायता से। अंतःचोल को इंटाइन कहते हैं, आंतरिक भाग होता है। यह परागकण के दोनों कोशिकाओं में, जनन कोशिका और कायिक कोशिका में क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। जनन कोशिका क्या है, अंड कोशिका से मिलकर के संलयित होता है, निषेचन की प्रक्रिया को संपूर्ण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यह अंडाशय विकसित होकर के, हम जानते हैं क्या बन जाता है, अंडाशय जो है विकसित होकर के फल का निर्माण कर लेता है। और इसके अंतर्गत जो बीजांड है, यह बीजांड विकसित होकर के, बीजांड क्या होता है, बीज का निर्माण कर लेता है। ठीक है, यानी यह प्रक्रिया होती है। कायिक कोशिका का कार्य क्या है, इस नलीनुमा रास्ते में पहुंचने का कार्य करना। यानी इस नलीनुमा रास्ते में किसी प्रकार की कोई बाधा हो तो यह कायिक कोशिका क्या करती है, अंदर तक जाती है और उसको साफ करती है। ठीक है, ताकि जब यह जनन कोशिका जाए अंड कोशिका से संलयित होने तो उसे किसी भी प्रकार की रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न